हेलो एवरीवन, पीयूष त्रिपाठी दिस साइड। बच्चों, हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, उसका नाम है हैलो एल्केन्स एंड हैलोरीन्स। हैलो एल्केन मतलब क्या होता है कि कोई कार्बन चेन हो, उससे हैलोजन एटम जुड़ा हो। और अगर बात करें हैलो एरीन की, तो उसमें भी क्या होता है, हैलोजन एटम जुड़ा होना चाहिए, लेकिन बेंजीन रिंग से। बेंजीन रिंग हो या फिर कोई भी जो है हमारा एरीन कंपाउंड हो। एरीन मतलब बेंजीन या बेंजीन से सब्स्टिट्यूएंट जितने भी होते हैं उनको हम बोलते हैं एरीन। तो हैलो एल्केन मतलब आर एक्स और हैलो एरीन मतलब बेंजीन रिंग के साथ एक्स। ठीक है। हमने इस चैप्टर में बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ लिए हैं, जैसे कि कौन कौन, मैं नाम लेता जाऊंगा। अब अगर आप उसको रिवाइज करते चलो मन में तो ज़्यादा बेहतर है। हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, क्लासिफिकेशन पढ़ लिया, आईयूपीएसी नेमिंग, कॉमन नेमिंग, नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड, प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्केन्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलो एल्केन्स एंड हैलोरीन। फिर इसके बाद हम आए केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ, इस टॉपिक पे पहुंचे बेटा, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलो एल्केन। अब अगर इसका भी हम एक प्रॉपर रिवीजन देखें तो वो रिवीजन बहुत आसान रहेगा, आप ध्यान से मेरे साथ सुनना। जब हमने बात करी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलो एल्केन की, तो सबसे पहले हमने क्या सीखा, सबसे पहले हमने सीखा एलिमिनेशन रिएक्शन, कि हमारे हैलो एल्केन्स एलिमिनेशन रिएक्शन कैसे देते हैं। आपको याद आ रहा होगा कुछ, बेवड़ा KOH, एल्कोहलिक KOH। इसके बाद हमने पढ़ा रिएक्शन विथ मेटल्स, काफ़ी डिटेल में हमने रिएक्शन विथ मेटल्स पढ़ाया है। आप चाहो तो ये वीडियो देख सकते हो पीछे जाके। अगर इनमें से कोई भी चीज़ आपका छूटा हुआ है तो पहले उसको कवर कर लोगे ना, तो बेहतर रहेगा। कम समय में तुमको बहुत अच्छा मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा, है ना। कोई भी अच्छी चीज़ जो होती है वो टाइम मांगती है और मेहनत मांगती है। इसके बाद थर्ड जो रिएक्शन आता है वो आता है न्यूक्लियोफिलिक, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, NSR, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इस टाइम जो हमारा रनिंग टॉपिक है, जो कि चल रहा है, वो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कल की डेट में हमने आपको बताया था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दो मैकेनिज्म से होता है। एक होता है SN2 मैकेनिज्म, एक होता है SN1 मैकेनिज्म। कुछ हमने आपको होमवर्क भी दिया था, आई होप तुमने वो होमवर्क कर लिया होगा। और अगर कुछ उसमें डाउट रहेगा तो मुझे बताना, वो हम धीरे धीरे करके इसमें जो है कवर करेंगे। क्वेश्चन की सीरीज अब आने ही वाली है, बस SN1 और SN2 कंप्लीट हो जाए, फिर क्वेश्चन ही कराएंगे कुछ दिन तक, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ठीक है। तो SN2 और SN1 दो तरीके से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, जिसमें से SN2 का जितना भी कंडीशन बन सकता था वो हमने अच्छे से आपको बता दिया था। और अच्छा होगा अगर आप उसको सामने कॉपी में रख के फिर SN1 पढ़ोगे तो तुम्हें ज़्यादा बेहतर लगेगा। तो आज हमारा जो टॉपिक है पढ़ने का, वो टॉपिक कौन है भैया, SN1 मैकेनिज्म। क्या है, SN1 मैकेनिज्म। चलिए हेडिंग डाल देते हैं। सेकंड मैकेनिज्म हम पढ़ने जा रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, जिसका नाम है SN1 मैकेनिज्म। तो सबसे पहले इसका पूरा नाम देखिए, क्योंकि उस पूरे नाम से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो SN1 मतलब हो गया, S मतलब हो गया सब्स्टिट्यूशन, N मतलब हो गया न्यूक्लियोफिलिक, और 1 मतलब हो गया यूनिमोलिकुलर। तो नाम हो जाएगा यूनिमोलिकुलर, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। हाँ, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये हो गया SN1 मैकेनिज्म का नाम। अच्छा, यूनिमोलिकुलर का मतलब क्या होता है? यूनिमोलिकुलर का मतलब ये हुआ बच्चों कि इसमें जो भी रिएक्शन होने वाली है, जो भी रिएक्शन होने वाली है, उसका जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा, मतलब रिएक्शन की जो स्पीड होगी, वो दो मॉलिक्यूल पे डिपेंड नहीं करेगी, वो दोनों मॉलिक्यूल पे डिपेंड नहीं करेगी, बल्कि वो कितने पे डिपेंड करेगी, सिर्फ यूनिमॉलिक्यूलर, मतलब उनमें से किसी एक मॉलिक्यूल पे डिपेंड करेगी। तो रेट ऑफ रिएक्शन ओनली डिपेंड्स ऑन ओनली डिपेंड्स ऑन दो मॉलिक्यूल कौन कौन से होते हैं। एक होता है आपका सबस्ट्रेट यानी कि हेलो एल्केन्स, भाई एक कौन होता है सबस्ट्रेट यानी कि हेलो एल्केन जिस पे अटैक होने वाला है, और दूसरा होता है रेजेंट, यानी रेजेंट कौन रहेगा, न्यूक्लियोफिलिक रेजेंट। तो जाहिर सी बात है, क्योंकि ये यूनिमॉलिक्यूलर है, मतलब इसमें जो डिपेंडेंसी होगी रेट ऑफ रिएक्शन की, वो सबस्ट्रेट और एजेंट दोनों पे तो होगी नहीं, किसी एक पे होगी। तो किस एक पे होती है, सिर्फ और सिर्फ होती है सबस्ट्रेट पे। किस पे होती है, सिर्फ और सिर्फ सबस्ट्रेट पे। आइए अभी मैकेनिज्म लिखेंगे और मैकेनिज्म से आपको पूरा आइडिया देंगे कि क्या हुआ कैसे हुआ। ठीक है। सबस्ट्रेट पे जो कि कौन है, हमारा RX। कौन है, RX। चलिए आइए इसका सबसे पहले मैकेनिज्म लिख देते हैं, फिर पॉइंट लिखना शुरू करेंगे। ठीक है। याद रखना, कल मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि अगर कहीं पे यूनिमॉलिक्यूलर है, तो यूनिमॉलिक्यूलर मतलब एक मॉलिक्यूलर वाली जो होगी वो दो स्टेप में होगी, और जो दो मॉलिक्यूलर वाली होगी मतलब बाई मॉलिक्यूलर, वो एक स्टेप में होगी। मतलब जो SN1 होता है, ऐसे सुने, ऐसे याद रखो, SN1 वाला या होगा 2 स्टेप्स में, और SN2 वाला होगा सिंगल स्टेप में। कल हमने जो आपको पढ़ाया था वो कितने स्टेप में हुआ था, सिंगल स्टेप में। तो याद रखना, 2 वाला 1 स्टेप में और 1 वाला 2 स्टेप में। आई होप तुम्हें ये बात ध्यान रहेगी। तो ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसमें हम आपको मैकेनिज्म दिखाते हैं कि होता क्या है।
देखो सबसे पहले हमारा रहेगा आर एक्स। क्या ये 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है, बताओ। और यहाँ पर पहले हेडिंग डाल देता, आगे बात करें। हेडिंग पढ़ जानी चाहिए भाई इधर। SN1 मैकेनिज्म। ठीक है। देखो यार आज ज़्यादा नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि मन नहीं कर रहा ज़्यादा पढ़ाने का। जितना पढ़ाएंगे उतना पढ़ लेना बेहतरीन। और होता है कभी कभी। ठीक है, तो SN1 मैकेनिज्म में क्या होगा। सबसे पहले हम लेंगे हेलो एल्केन। चलो आपसे पहला सवाल पूछता हूँ। ये जो हमने इस समय हेलो एल्केन ले रखा है बेटा, ये कौन सा हेलो एल्केन है? 1 डिग्री है, 2 डिग्री है या 3 डिग्री है? कौन सा है? 1 डिग्री लग रहा है क्या? ये 1 डिग्री नहीं है। इसका भी हम कोई भी डिग्री नहीं बता सकते क्योंकि इसका डिग्री कितना होगा वो डिपेंड करेगा इस आर पे। क्या पता ये आर खुद अपने आप में ही 3 डिग्री हो, क्या ये अपने आप में ही 2 डिग्री हो, तो उसको 1 डिग्री कहना भी सही नहीं है। तो ये कुछ भी हो सकता है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, कुछ भी हो सकता है। तो सबसे पहले क्या होगा, हम लेंगे यहाँ पर क्या, एक पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर प्रोटिक प्रोटिक सॉल्वेंट। आइए कुछ लिस्ट बता देते हैं आपको पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की नीचे पॉइंट वाइज। चलिए पॉइंट लिखना स्टार्ट ही करते हैं, मैकेनिज्म अपना लिखते रहेंगे और पॉइंट भी अपना एक एक करके बताते रहेंगे, क्या ही दिक्कत है। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमने क्या सीखा? पहला पॉइंट हमने ये सीखा कि इसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है, रेट ऑफ रिएक्शन ओनली डिपेंड्स ऑन ओनली डिपेंड्स ऑन ओनली डिपेंड्स ऑन सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। ओनली डिपेंड्स ऑन सबस्ट्रेट यानी RX मॉलिक्यूल। दोनों पे नहीं डिपेंड करता है, सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा? सबस्ट्रेट पे। आइए देखते हैं आगे। सेकंड पॉइंट हमने क्या सीखा? सेकंड पॉइंट अभी कुछ हम बात कर रहे थे, इसमें सॉल्वेंट कैसा चाहिए होता है हमें? इसमें हमें जो सॉल्वेंट चाहिए होगा वो चाहिए होगा, सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। कल तुमको पोलर ए प्रोटिक समझाया था कि ऐसा पोलर सॉल्वेंट जो कि पोलर तो हो लेकिन उसके पास H+ ना हो देने के लिए। देने के लिए क्या नहीं होना चाहिए? H+ नहीं होना चाहिए। अब यही चीज अगर कोई पूछे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होता है, तो वही चीज भैया, ऐसा सॉल्वेंट जो कि पोलर तो हो उसके साथ साथ उसके पास H+ भी हो देने के लिए। फिर से सुनो, ऐसा सॉल्वेंट जो कि पोलर तो हो लेकिन पोलर होने के साथ साथ उसके अंदर ये टेंडेंसी हो कि वो H+ दे सके। जैसे कि कौन हो जाएगा बेटा? देखो H2O। सही कहा? अरे सॉरी, ये क्या लिख दिया, हाँ हाँ H2O। H2O के अंदर ऑब्वियस सी बात है, इसमें टेंडेंसी H+ देने की। और क्या हो जाएगा? HCl। सही कहा ना? और क्या हो जाएगा? H2SO4। ये सब थोड़ा सा मैं लिखवा दे रहा हूँ। H2O हो गया, HCl हो गया, H2SO4 हो गया। सारे एसिड तो हो ही जाएंगे, उसमें तो कोई दो राय है नहीं। और जो सॉल्वेंट के तौर पर ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है उनका नाम लिख लेते हैं। एथेनॉल बेटा, मतलब CH3OH, ये क्या हो गया? मेथेनॉल। और एक क्या हो सकता है? C2H5OH, ये हो गया एथेनॉल। देखो क्योंकि CH3OH जो है ये हमारा होता है मेथेनॉल, तो इसमें देखो OH है, तो OH है तो H यहाँ से लूज हो सकता है, ऑब्वियस सी बात है। इसमें C2H5OH में देखो OH है तो H यहाँ से लूज हो सकता है। तो ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। अगर हम इंपॉर्टेंट पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की बात करें तो कौन कौन हो जाएगा? H2O, CH3OH, C2H5OH, ये सब आपके पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। इसके साथ साथ कुछ चीज़ें ऐसी रहेंगी जो एक्वस लगा के दे दी जाएंगी, जैसे एक्वस, एक्वस AgO, ऐसे करके। तो इसका मतलब होता है एक्वस AgO, या फिर इसी को और क्या कहते हैं? मॉइस्ट, मॉइस्ट AgO। डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशन है। सवाल वगैरह में कई बार आपको दिख जाएंगे, तो इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया डायरेक्ट कि हाँ अगर ये दिखे तो आप सीधे मान जाना कि SN1 मैकेनिज्म होनी है। ठीक है, तो ये सॉल्वेंट वाली बात मैंने लिख दी। अब हम किस पे आएंगे? थर्ड पॉइंट पे। हम देखो आज क्या करेंगे, कल की तरह नहीं पढ़ाएंगे आपको कि पहले पॉइंट्स लिख दें फिर उनको वेरीफाई कर दें। आज हम मैकेनिज्म लिखते रहेंगे, मैकेनिज्म लिखते समय में जो जो समझ में आता जाएगा उस हिसाब से पॉइंट पढ़ता जाएगा। हाँ भाई, तो यहाँ पर हमारा था RX, जिसको हमने डाल दिया एक पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में। तो इतना तो तुम्हें मालूम है, SN1, SN1, तो जिसमें 1 होगा उसमें कितने स्टेप में होगा? 2 स्टेप में। तो सुनना क्या होगा, RX क्या करेगा? सबसे पहले जैसे ही वो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में जाएगा, पोलर सॉल्वेंट क्या करेगा? तुरंत अपनी कला दिखाएगा और पोलर सॉल्वेंट मजबूर करेगा हमारे RX मॉलिक्यूल को ब्रेक होने पर। पोलर पोलर सॉल्वेंट का क्या काम होगा? वो सामने वाले मॉलिक्यूल को आयनाइज करना चाहेगा, जो जो भी उसके अंदर जाएगा उसको आयनाइज करना चाहेगा। तो वो RX को आयनाइज करेगा और आयनाइज करके उसको क्या बनाना चाहेगा? R+ और X माइनस। R+ और X माइनस। X तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल के तौर पर निकल गया है, इससे तो हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन R+ बना मेरे भाई। ये क्या बना? R+।
आर प्लस यानी आर जो भी होगा इस दुनिया में, उस आर को हम कार्बोकेटायन, यही सी बात है, आर है तो वो कार्बन से ही बना होगा, और कार्बन के ऊपर जब भी प्लस आता है तो उसको हम क्या कहते हैं, कार्बोकेटायन। मतलब निश्चित रूप से यहाँ पर क्या बना है, एक कार्बोकेटायन। तो क्योंकि इसमें कार्बोकेटायन बना है, इसलिए इस स्टेप का जो नाम होता है, जो स्टेप अभी हमने आपके सामने लिखा है, इसको बोलते हैं फर्स्ट स्टेप। क्या बोलते हैं, फर्स्ट स्टेप। जाहिर सी बात है, SN1 मैकेनिज्म यार, SN1 मैकेनिज्म मतलब दो स्टेप में रिएक्शन होगी, दो स्टेप में होगी तो पहले स्टेप को करेंगे ना पहले, तो ये पहला स्टेप हो गया, और पहले स्टेप का कुछ नाम भी होता है। क्या नाम होता है, नाम अब याद हो जाएगा तुम्हें तुरंत, देखो क्या नाम हो जाएगा। अरे बाप रे बाप, हाँ इसका नाम क्या हो जाएगा, फर्स्ट स्टेप का नाम हो जाएगा फॉर्मेशन ऑफ, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। ये स्टेप हमारी काफी ज्यादा स्लो होती है, ये बस ऐसे एक फैक्ट है, जान लो इसको कि ये प्रोसेस काफी स्लो होती है। इसके बाद आता है सेकंड स्टेप। क्या आता है, सेकंड स्टेप। अब सेकंड स्टेप क्या है वो बाद में सीखेंगे, पहले लिखते हैं सेकंड स्टेप को। तो यहां पर हमने लिखा आर प्लस, और इसमें लिखा आगे न्यूक्लियोफाइल। देखो यहाँ पर क्या होगा, अब जाहिर सी बात है क्योंकि ये पॉजिटिव बन चुका है, अब न्यूक्लियोफाइल इस पे क्या कर देगा, अटैक कर देगा। न्यूक्लियोफाइल क्या कर देगा, अटैक कर देगा, और अटैक करके क्या बना लेगा, RNU, RNU बना देगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, अटैक ऑफ, सेकंड स्टेप को क्या नाम देंगे, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। याद रखना इस एग्जाम्पल को भी हम थोड़ा सा क्लेरिफाई करेंगे, क्योंकि अभी हमने जो एग्जाम्पल लिया उसमें आर ले रखा है, तो अगर हम आर लेके चलते हैं तो हम चीज़ों को बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं कर पाते हैं। अगर इसी के हम एक कोई प्रॉपर एग्जाम्पल ले लेंगे कार्बन ऑर्बन कंटेन करके, तो हम थोड़ा ज़्यादा बेहतर तरीके से समझा पाएंगे। ठीक है, तो सुनना ध्यान से मेरी बात। पता नहीं क्या हो रहा है भाई, इतना पसीना। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। तो अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, ये स्टेप कैसा होता है, फास्ट होता है। तो बच्चों इस रिएक्शन से जो बात हमें सीखने को मिली उसको हम कवर करेंगे थर्ड पॉइंट में। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट में पहले तुम एक बात जानो, अगर कोई रिएक्शन, ये फंडा बैठा लो दिमाग में, अगर कोई रिएक्शन मल्टीपल स्टेप में होती है, तो बहुत सारे स्टेप में अगर कोई रिएक्शन होगी, तो उसका जो ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो सारे स्टेप पे तो डिपेंड करेगा नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करेगा एक स्टेप में, और वो कौन सा स्टेप रहेगा, स्लोवेस्ट स्टेप। क्या रहेगा, स्लोवेस्ट स्टेप। और अगर हम अपना SN1 मैकेनिज्म को देखें, तो इसमें स्लोवेस्ट स्टेप है कौन, स्लोवेस्ट स्टेप कौन है, तुम खुद बताओ स्लोवेस्ट स्टेप कौन है इसमें। इसमें है स्लोवेस्ट स्टेप, उसका नाम है स्लोवेस्ट स्टेप का फॉर्मेशन ऑफ, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंडेंसी ऑफ, टेंडेंसी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन बनने का टेंडेंसी जितना ज्यादा होगा, कार्बोकेटायन के बनने का टेंडेंसी जितना ज्यादा होगा, रेट ऑफ रिएक्शन उतना ज्यादा रहेगा। तो हम यहां पर एक बात बोल सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टूवर्ड्स, टूवर्ड्स SN1 रिएक्शन क्या हो जाएगा, तो सबसे ज्यादा आसानी से कार्बोकेटायन कौन बनाएगा, 3 डिग्री। उसके बाद इसको आसानी होगी 2 डिग्री, फिर उसके बाद 1 डिग्री। अगर हम ओवरऑल ऑर्डर देखें, ओवरऑल ऑर्डर, ये ओवरऑल ऑर्डर क्या वाला है, देखो ऊपर जो हमने लिखा उसमें केवल हमने क्या किया है कि सिर्फ और सिर्फ एल्किल ग्रुप को कवर किया है, 3 डिग्री एल्किल, 2 डिग्री एल्किल, 1 डिग्री एल्किल। लेकिन कई बार जब हम बढ़िया एग्जाम देंगे, जैसे कि रिसेंटली मैंने नीट का एक क्वेश्चन कराया था, तो उसमें तुम लोगों ने देखा था कि केवल इन्हीं तीनों में कंपटीशन नहीं रहता है, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री में कंपटीशन में दो कॉम्पिटिटर और आ जाते हैं, एलाइलिक और बेंजाइलिक। तो उसका मैंने ऑर्डर आपको बताया था, आप वीडियो देख लेना, वो एक सिंगल क्वेश्चन की पड़ी हुई है। तो उसमें मैंने ऑर्डर बताया होगा, 3 डिग्री सबसे ज्यादा तेजी से कार्बोकेटाइन बना सकता है, फिर कौन आएगा, बेंजिल, बेंजिल के बाद एलिल, एलिल के बाद 2 डिग्री, फिर सबसे कमजोर 1 डिग्री। 1 डिग्री इतना वीक होता है कि 1 डिग्री पे कार्बोकेटाइन बनता ही नहीं है। 1 डिग्री इतना वीक होता है कि कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन बनता ही नहीं है। अगर टेम्परेचर कैसा हो, रूम टेम्परेचर हो, टेम्परेचर कैसा हो बच्चों, रूम टेम्परेचर हो, मतलब अगर रूम टेम्परेचर लेके हम कोशिश करें कि लाओ कार्बोकेटाइन बना दे 1 डिग्री का, तो नहीं बनेगा। हाँ हाई टेम्परेचर पे अगर हम बात करें, अगर हम बात करें हाई टेम्परेचर पे, हाई टेम्परेचर पे, तो कार्बोकेटायन, तो कार्बोकेटायन बन सकता है।
ये सब बातें भी मेरी काम आएंगी। कल कल तुम इन सब का काम देखोगे तगड़ा, आज काम नहीं देखोगे, काम कल से देखोगे इन सब का। तो देखो हमने थर्ड पॉइंट जो आपको बताया, थर्ड पॉइंट से बहुत तगड़ी बात निकल के आई, कहीं ना कहीं और ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी निकल के आई। मतलब यहाँ से आप स्टार लगा लो, यहाँ से आपको बात याद रखनी है, ये याद रखनी है और ये बात याद रखनी है। इसके ऊपर तो मैंने बस केवल ये समझाया है कि ये बातें बनी कैसे, ठीक है ना। बाकी यहाँ से ये सब जो पूरा बताया है, ये तो इसीलिए बताया ताकि तुम्हें ये और ये पॉइंट समझ में आ जाए, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट समझ में आ जाए, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट क्लियर है। आओ अपने मैकेनिज्म में आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, ये भी बात हो गई, और क्या बचा। अच्छा एक बात बताओ, अगर हम एक और चौथा पॉइंट रखें, बताओ आर एफ, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ही बताना है, लेकिन किस में, इसके सेंस में। पिछले वाले कंपैरिजन में तुमने क्या देखा, इस वाले कंपैरिजन में कि 3 डिग्री सबसे ज्यादा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, जो कि तुम अगर SN2 वाला पढ़ के आओगे तो उसका उल्टा है बिल्कुल। उसमें स्टेरिक हिंड्रेंस देखते थे तो उसमें 1 डिग्री सबसे ज्यादा रिएक्टिव था, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। अब एक और बात करते हैं, इसको जरा बताओ। अगर हम बात करें ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ किसका किसका, आर एफ, आर सी एल, आर बी आर, आर आई, तो इसमें क्या ऑर्डर फॉलो होगा। कल वाले में तो तुम्हें याद होगा सबसे ज्यादा ये वाला था, आर आई सबसे ज्यादा रिएक्टिव था क्योंकि वो बॉन्ड कमजोर होता था। आज क्या होगा SN1 में, सोचो आराम से, ये मत बोल देना उल्टा होगा, सोचो तब बोलो। तो देखो याद रखना कि कल भी हमें ये बॉन्ड तोड़ना था, कल भी हमको ये बॉन्ड तोड़ना था, ये बॉन्ड तोड़ना था, ये बॉन्ड तोड़ना था, ये बॉन्ड तोड़ना था। और आज भी अगर तुम ध्यान दोगे, मैकेनिज्म में ध्यान दोगे, अंतर यह आया कि कार्बोकेटायन आज बनाना है, कल कार्बोकेटायन नहीं बनाना था। बट ये वाला बॉन्ड तो कल भी तोड़ना था, आज भी तोड़ना है। तो ये तो जितना आसानी से टूट जाए उतना बेहतर है ना मेरे भाई। तो आज भी इसका ऑर्डर क्या रहेगा, आर आई वाला सबसे ज्यादा रिएक्टिव, ठीक है, आर आई वाला सबसे ज्यादा रिएक्टिव, फिर आर बी आर, फिर आर सी एल, सबसे कमजोर आर एफ। तो आपने क्या देखा कि जो हमारा कार्बोकेटायन बनाने वाला चीज है, यानी कि एल्किल ग्रुप, वो उल्टा हो गया, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री हो गया। लेकिन जो हमारा हैलाइड वाला पार्ट था कि आर आई, आर एफ, आर सी एल, आर बी आर, तो आज भी इसमें क्या मामला है कि जो एटम बड़ा है, जो बड़े बॉन्ड बना रहा है, वो आसानी से टूटेगा और वो आसानी से रिएक्शन देगा, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा हो गया भैया, फोर्थ पॉइंट हो गया। चलिए फोर्थ पॉइंट भी देख लिया, और देखते हैं भैया पांचवा पॉइंट। सारा पॉइंट उसका सामने खोल के रख लो और उसी से रिलेट कर करके हर एक पॉइंट इसमें बताते चले जाओ, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या हो जाएगा, पांचवा पॉइंट, मैकेनिज्म को और आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं क्या होता है। हाँ भाई, ये इसके ऊपर अटैक किया, ठीक है, और ठीक है, अब यहाँ पर तुमको मैं एक बात बताता हूँ। देखो एक्चुअल में क्या होता है कि जब हमारा कोई मॉलिक्यूल आर एक्स टाइप का होता है, कोई आर एक्स टाइप का मॉलिक्यूल जब आप लिखते हो, मान लिया सपोज ये CH3X है, तो ये 3D में होता कैसे पहले वो समझो। C, कोई H ऐसे होता है, कोई बाहर, कोई जो है H वो बाहर की तरफ होता है, कोई H कहाँ होता है, देखो ये जो डैश से बना है ये अंदर की तरफ है, और जो ये पूरा हमने वेज बनाया है मोटा सा, ये वाला एच क्या कह रहा है, बाहर की तरफ है, और ऐसे लगा हुआ है एक्स। ये पूरा का पूरा जो शेप रहता है वो 3D में रहता है, और इस शेप को हम लोग क्या नाम देते हैं, टेट्राहेड्रल। क्या नाम देते हैं, टेट्रा, टेट्राहेड्रल। ध्यान से मेरी बात सुनते रहना। लेकिन जैसे ही इसमें से हम एक हैलोजन हटा देते हैं, ये बस ये तीनों मिलकर एक ट्राइगोनल प्लेनर बन जाते हैं, क्योंकि जैसे ही इधर का एक हिस्सा गायब हुआ, मैं समझाता हूँ कुछ एग्जांपल लेके, पेन वन भी ज़्यादा नहीं है मेरे पास अब तो, कैसे बताऊँ। देखो क्या करूँ क्या करूँ, चलो मैं कोई इमेज लगा दूंगा आपको, उससे क्लियर हो जाएगा। आप ये जानो कि अगर तीन चीजें बचेंगी, केवल दो ये हो गई और एक ये हो गई, तो इनको तुम कैसे भी लगाओगे, इनको हम एक प्लेन के तौर पर जरूर देख लेंगे, मतलब तीनों से मिलकर एक प्लेन बनता हुआ देख लेंगे, ट्राइगोनल प्लेन बनता हुआ देख लेंगे। तीन चीजों को हम कैसे भी देखेंगे, उससे एक प्लेन बनता हुआ हमें दिख ही जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ही तीन चीजें बचेंगी, ये हो जाएगी एक ट्राइगोनल प्लेन। मतलब जो कार्बोकेटायन होता है हमारा, हमारे कहने का सेंस क्या था कि जो हमारा कार्बोकेटायन होता है, ये C+, इसका बॉन्ड ऐसे से बना देते हैं हम, तीन बॉन्ड बना देते हैं, एक खाली जिसको हमने प्लस से दिखा दिया। ये हमेशा होता है प्लेनर। कैसा होता है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, प्लेनर, बिल्कुल प्लेन के फॉर्म में होता है, ये होता है प्लेनर। और जो न्यूक्लियोफाइल है, जो न्यूक्लियोफाइल है, वो इस पे दो तरीके से अटैक कर सकता है। एक तो कर सकता है टॉप ऑफ द प्लेन से, मतलब प्लेन के ऊपर से, उसको प्लेन की तरह देखो, किताब की तरह रखा हुआ है तुम्हारा कार्बोकेटायन, उसके ऊपर से अटैक करेगा तो उसको क्या कहेंगे, टॉप ऑफ द प्लेन। और दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है कि नीचे से जाके अटैक कर दे, तो उसको क्या कहेंगे, बॉटम ऑफ द
प्लेन ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल का जो प्लेन है, इसे टॉप ऑफ द प्लेन ऑफ द मॉलिक्यूल, एक छोटी सी चीज और बता देता हूँ, जब तक ये RX था, जब तक ये क्या था RX, तब तक इसमें जो कार्बन रहा होगा उसका हाइब्रिडाइजेशन रहा होगा sp3, लेकिन जैसे ही ये कार्बोकेटायन बन गया इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया sp2। और अगर तुम लोग को थोड़ा भी कक्षा 11 का याद हो तो तुम अपनी कॉपी उठाना क्लास 11th की, उसमें जाके पढ़ लेना, उसमें जरूर कहीं ना कहीं हमने ये लिखवाया होगा कि जो हमारा sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp2, इसका ज्योमेट्री होता है ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर पढ़ लेना जाके, हम कोई वो नहीं कह रहे हैं। और जैसे ही sp3 हो जाता है वह टेट्राहेड्रल हो जाता है, और जब तक मॉलिक्यूल sp2 होता है तब तक होता है ट्राइगोनल प्लेनर, याद करो। और अगर केवल sp है तो लीनियर, sp पे लीनियर, sp2 पे ट्राइगोनल प्लेनर, sp3 पे टेट्राहेड्रल, sp3d पे ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, sp3d2 पे ऑक्टाहेड्रल। याद आ रहा है ना, ऐसे करके बताया था सब। ठीक है, तो ये होता है sp2, तो sp2 होने के वजह से प्लेनर है, इसमें टॉप से भी अटैक हो सकता है और बॉटम से भी अटैक हो सकता है, मतलब इसमें जो NU जुड़ेगा वो ऊपर से भी जुड़ सकता है और नीचे से भी जुड़ सकता है। तो इसके वजह से जो हमारा फाइनली मॉलिक्यूल बनेगा दैट कैन बी इन्वर्टेड, वो क्या हो सकता है, इन्वर्टेड भी हो सकता है, और वो रिटेंशन भी फॉलो कर सकता है, मतलब उसमें इन्वर्जन भी हो सकता है और रिटेंशन भी हो सकता है। तो किसी भी रिएक्शन में अगर किसी भी जगह पे हम कोई रिएक्शन कर रहे हैं और वहां पर इन्वर्जन और रिटेंशन दोनों हो जाए ज्योमेट्री में, तो उसको बोलते हैं कि रेसमिक मिक्सचर बनता है वहां पर। मतलब किसी भी मैकेनिज्म में अगर मॉलिक्यूल का इन्वर्जन भी हो जाए, मतलब मॉलिक्यूल के कुछ इन्वर्टेड मॉलिक्यूल भी बन जाए और 50% जो है वो सीधे सीधे बन जाए, तो हम बोलते हैं कि वहां पर जो मिक्सचर तैयार हुआ, मतलब इन्वर्टेड और रिटेंशन दोनों वाले जो मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर, मतलब दोनों जब बनते हैं तो इनको कंबाइन तरीके से कहा जाता है रेसमिक मिक्सचर। क्या कहा जाता है, रेसमिक मिक्सचर। इस सबको डिटेल में पढ़ाएंगे, तुम टेंशन ना लो, टेंशन बिल्कुल नहीं लेने का, सब जानेंगे अपन लोग। ठीक है, तो उसको बोलते हैं रेसमिक मिक्सचर। तो यहाँ से हमारा पांचवा पॉइंट निकल के चला आया। क्या पांचवा पॉइंट निकल के आया कि इन SN1 मैकेनिज्म, इन SN1 मैकेनिज्म रेसमिक रेसमिक मिक्सचर, रेसमिक मिक्सचर इज फॉर्म्ड ड्यू टू द अटैक, ड्यू टू द अटैक फ्रॉम टॉप एंड बॉटम ऑफ द प्लेन ऑफ मॉलिक्यूल। देखो ये अगर तुमको पता रहेगा तो लिखना बहुत आसान है, अदरवाइज बहुत कठिन है। प्लेन ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम बाय द इसके द्वारा, बाय द न्यूक्लियोफाइल, बाय द न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल के द्वारा टॉप और बॉटम कहीं पे भी अटैक किया जा सकता है। ठीक है, तो इसके वजह से रेसमिक मिक्सचर बनता है। याद रखना कि इसमें इन्वर्जन भी हो रहा है, मुझे पता है कि ये चीज जब भी मैं ज्योमेट्री पे आता हूँ तो थोड़ा सा तुम्हें हवा होता है, तो थोड़ा सा हवा होता है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, थोड़ा हवा हो रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, थोड़ा भी अगर समझ में आ रहा है तो बहुत बड़ी बात है। इसमें देखो इन्वर्जन भी हो रहा है और रिटेंशन भी हो रहा है, लेकिन एक छोटी सी बात तुम्हें बता दें जो कि तुम्हें भी समझ में नहीं आएगी, इन्वर्जन ज्यादा होता है हल्का सा, स्लाइटली, स्लाइटली। एनसीईआरटी पढ़ोगे तो उसमें ये लाइन नहीं लिखी हुई है, उसमें साफ साफ कहा गया है कि जितना इन्वर्जन होता है, जितना टॉप से अटैक होता है उतना ही बॉटम से अटैक होता है, लेकिन रियलिटी में इन्वर्जन स्लाइटली ज्यादा होता है रिटेंशन से। क्यों होता है, क्यों होता है, ये जेई में आया हुआ है सवाल, मतलब क्यों करके नहीं आया हुआ है, रीजन दिया होता है, कई कई ऑप्शन दिया होता है, तो उसमें पता है, उसमें बताना होता है कि हाँ भाई क्या है सही मामला। तो ये क्यों होता है इस पर हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन आज नहीं, किसी और वीडियो में, क्योंकि नहीं तो मामला थोड़ा डोज थोड़ा भारी हो जाएगा। तो 5 पॉइंट हमने लिख दिए, छठा पॉइंट बोलो भाई, छठा पॉइंट बोलो इसके बारे में। रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ओनली, ये लिखा है क्या, ये सबसे पहला पॉइंट ही शायद लिखा है, ये सबसे पहला ही पॉइंट लिखा है कि रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ओनली ऑन, देखो पहला पॉइंट क्या है इसमें, रेट ऑफ रिएक्शन ओनली डिपेंड्स ऑन सबस्ट्रेट, हाँ ये लिखा हुआ है। इसमें नेक्स्ट क्या हो जाएगा कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये भी लिखा हुआ है लेकिन फिर भी एक बार लिखे दे रहे, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन जितना स्टेबल रहेगा रेट ऑफ रिएक्शन क्या रहेगा उतना ज़्यादा रहेगा। ठीक है, ये दोनों बातें हो गई। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। तो इनके अलावा बेटा दो पॉइंट मुझे और याद आ गए, छः तो मैंने लिख ही दिए हैं। एक है आपका सेवेंथ पॉइंट, सेवेंथ पॉइंट में हम क्या लिख सकते हैं,
क्या 7 पॉइंट में हम ये लिख सकते हैं कि SN1 मैकेनिज्म दो स्टेप में होती है, दो स्टेप में होती है। बार बार मैंने तुमको तरीका बताया है कि कैसे इसको याद रखेंगे, ठीक है, क्योंकि SN1 है इसलिए दो स्टेप में होगी। तो 7वां पॉइंट हमारा क्या हो गया, SN1 मैकेनिज्म दो स्टेप में होती है। 8वां पॉइंट जो हम इसमें ऐड कर सकते हैं, देखो अभी भी मैंने बताया कि इसमें जो अटैक होता है न्यूक्लियोफाइल का, वो टॉप ऑफ द प्लेन और बॉटम ऑफ द प्लेन दोनों से होता है, जिसकी वजह से इसमें कुछ मॉलिक्यूल तो इन्वर्ट हो जाते हैं और कुछ मॉलिक्यूल अपना शेप को रिटेन कर लेते हैं, मतलब अपना जो ज्योमेट्री था उसको रिटेन कर लेते हैं। तो 8वां पॉइंट इसी बात को लेकर हम लिख सकते हैं, क्या, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, ऐसे लिखते हैं थोड़ा और सिंपल लैंग्वेज, न्यूक्लियोफाइल टॉप ऑफ द प्लेन, top of the plane and bottom of the plane, bottom of the plane दोनों से अटैक करता है, दोनों से अटैक करता है, ठीक है, अटैक करता है। तो बस बच्चों यही चीजें हैं, एक क्विक रिवीजन तुम्हें दिए दे रहा हूं पूरे का कि कैसे क्या क्या पॉइंट आपको SN1 मैकेनिज्म में याद रखना है, क्योंकि ये क्विक रिवीजन बहुत जरूरी है, इसके बिहाफ पे तुम थोड़ा आसानी से कर पाओगे। तो क्विक रिवीजन क्या हो जाएगा आपके SN1 मैकेनिज्म का, क्विक रिवीजन ऑफ SN1 मैकेनिज्म। तो फटाक से चलिए मेरे साथ सुनिएगा। सबसे पहली बात, SN1 मैकेनिज्म जो होती है, सबसे पहला पॉइंट, ये यूनिमॉलिक्यूलर होती है, मतलब इसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा, रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करेगा आपके एल्किल हैलाइड पे, यानी कि सबस्ट्रेट पे। दूसरी बात मैंने आपको क्या बताई, ये टू स्टेप रिएक्शन होता है, ऐसे नॉर्मली जो जैसे भी सीक्वेंस में आ रहा है टू स्टेप रिएक्शन होता है। तीसरी बात मैंने आपको क्या बताई कि कार्बोकेटायन बनता है, इसमें क्या होता है, कार्बोकेटायन बनता है, कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है, और कार्बोकेटायन का जो जैसा फॉर्मेशन होगा जिस हिसाब से, उसी हिसाब से रिएक्टिविटी होगी। जितनी आसानी से कार्बोकेटायन बन जाएगा उतना ज्यादा इसका रेट ऑफ रिएक्शन हाई होगा, ठीक है। चौथी बात, चौथी बात क्या रहेगी, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, जो इंपॉर्टेंट बात है सारा बताया जाएगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या चलती है, सबसे ज्यादा 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, और फिर 1 डिग्री। 1 डिग्री थोड़ा रिस्की होता है, 1 डिग्री में मान के चलो कि SN1 मैकेनिज्म होता ही नहीं है, सिर्फ तब होगा जब हाई टेम्परेचर होगा। आ जाते हैं फिफ्थ पॉइंट पे। तो फिफ्थ पॉइंट क्या हो जाएगा, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिख देते हैं, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मतलब सब मिला के, खाली एल्किल ही नहीं, और भी जो कैटेगरी होती है डबल बॉन्ड वाली उनको भी मिला लें। तो 3 डिग्री के बाद किसका नंबर है, बेंजिल, बेंजिल, फिर एलिल, और फिर कौन आ जाएगा, 2 डिग्री, और फिर 1 डिग्री। दूसरे रूम में मेरा फोन आ रहा है। 6 देखते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी एक और पढ़ लेते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, इस बार जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी पढ़ेंगे वो किसके बिहाफ पे पढ़ेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ हैलाइड, ऑन द बेसिस ऑफ हैलाइड। तो ऊपर वाले सिनेरियो में तुमने देखा कि 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री बिल्कुल SN2 का अपोजिट था, ऑब्वियस सी बात है SN2 का अपोजिट था, लेकिन ये वाला बिल्कुल सेम रहेगा। इसमें क्या रहता है, RF, RCl, RBr और RI। तो इसमें अभी भी सबसे ज्यादा ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी किसकी रहेगी, RI की, फिर RBr की, फिर RCl की, फिर RF की। और क्या बताया मैंने, सातवां पॉइंट क्या बताया आपको, जल्दी से बोलो क्या बताया। इस रिएक्शन में क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल टॉप से और बॉटम से दोनों जगह से अटैक कर सकता है, जिसके वजह से क्या होता है, रेसमिक मिक्सचर फॉर्म होता है। रेसमिक मिक्सचर क्या बनता है, रेसमिक मिक्सचर फॉर्म होता है, फॉर्म होता है। कोई पूछे रेसमिक मिक्सचर है क्या, तो इसको भी बता देना। जब किसी मैकेनिज्म में, एक मिनट, जब किसी मैकेनिज्म में 50% इन्वर्जन हो जाए, मतलब 50% मॉलिक्यूल का क्या हो जाए, ज्योमेट्री पलट जाए, और 50% मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री सेम रह जाए, यानी कि रिटेंशन, तो इनको हम कंबाइंड वे में कहते हैं कि ये क्या बन गया भाई, ये पूरे को हम कहते हैं कि ये बन गया हमारा रेसमिक मिक्सचर। कितने पॉइंट हो गए, 8। हाँ भैया, 9वां पॉइंट आपको थोड़ा सा याद रखना है कि वैसे तो हम कह देते हैं कि रेसमिक मिक्सचर बना, बट रियलिटी में इन्वर्जन जो होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है, किससे, रिटेंशन से। तो ठीक है, अब इसके बाद मैं एक सवाल अटैच कर दूंगा, उस क्वेश्चन को आप करिएगा, बाकी डिटेल में होमवर्क आपको मैं भेजता रहूंगा, ठीक है। होमवर्क क्या हो जाएगा, अटैक बनाना है किसका, एक्वस केओएच का, और एक्वस केओएच से एक बार करा देना, एक बार AgNO2 के साथ करा देना, ठीक है, एक बार AgCN के साथ करा देना। और हमारा सबस्ट्रेट क्या रहेगा, सबस्ट्रेट क्या लेंगे भाई, सबस्ट्रेट 3 लेंगे, 3 सबस्ट्रेट लेंगे। क्या क्या सबस्ट्रेट लेंगे, एक लेंगे
CCH3, CH3, CH3, X, और एक लेंगे X क्यों, Cl लिख देते हैं यहाँ। तो इधर क्या करेंगे, CCH3, CH3, CH3, Br, नहीं नहीं इसमें दो ही रखो, CH Br, इधर करेंगे CH3, नीचे भी क्या करेंगे CH3, तो इन दोनों पे बना लेना, और एक ये बना लेना CH3Cl। इसका दो रिएक्शन लिख देना, एक लिख देना रूम टेम्परेचर पे क्या होगा, और एक लिख देना हाई टेम्परेचर पे, ठीक है। हाई टेम्परेचर पे दोनों दोनों केस इसका लिख के देना। सॉल्वेंट सब में क्या ले लेना, सब में सॉल्वेंट वाटर है, सॉल्वेंट सब में क्या है, सॉल्वेंट के तौर पर हमने सब में क्या लिया है, सॉल्वेंट सब में लिया है वाटर, ठीक है। तो ठीक है मेरे भाई, आज ज़्यादा मन नहीं है मेरा पढ़ाने का, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, बिल्कुल साफ साफ यार नहीं मन है। तो ठीक है, इतना लिख लेना तुम, और मैं कल ही आता हूँ इसका सवाल लेके, खूब ताबड़तोड़ तरीके से कराता हूँ, थोड़ा गर्मी भी कम हो जाएगी शायद। चलो ठीक है मेरे भाई, ध्यान रखना अपना, बाय बाय।